चलो जी बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। अगले पार्ट में अब क्या करना है, देखो जी। हमने किया था वैकेंसी वाला केस, वैकेंसी की थ्योरी हमने समझ ली थी, कंसेप्ट हमने समझ लिया था वैकेंसी का। अब भी क्या है, वैकेंसी के बाद अनरियलाइज रेंट हमने डिस्कस किया ना। अनरियलाइज रेंट वैकेंसी के केस में स्पेशल ट्रीटमेंट था अपने पास, अगर वैकेंसी है तो स्पेशल ट्रीटमेंट था, बट अनरियलाइज के केस में कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। वैकेंसी के केस में हमारे पास स्पेशल ट्रीटमेंट है और अनरियलाइज में स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। जो एक्सपेक्टेड रेंट आया ठीक है, एक्चुअल रेंट जो रिसीव हुआ वो ठीक है, दैट इज हायर करके हम जे भी निकाल लेते। ठीक है, फिर कुछ रूल 4 पढ़ना था। रूल 4 क्या है देखें बच्चों, अनरियलाइज रेंट के साथ साथ, अनरियलाइज रेंट के साथ साथ रूल 4 भी देखें। सामने वाला पर्सन कहता है ना 4 महीने का रेंट नहीं मिला, 5 महीने का रेंट नहीं मिला, तो रूल 4 कहता है डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वैकेटेड, वो खाली हो गया होना चाहिए, प्रॉपर्टी अपनी खाली करा लेनी है। डिफॉल्टिंग टेनेंट इज नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी, वो हमारी किसी और प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई करके ना बैठा हो। ठीक है, इस तरीके से ये सारी चीजें हमें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और फिर उसके बाद है हमारे पास, तो पहले तो डिफॉल्टिंग टेनेंट से अपनी प्रॉपर्टी खाली करा लेनी, उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले लेने हैं भाई रेंट रिकवर करने के लिए। क्वेश्चन में तो सीधा लिखा रहेगा अनरियलाइज रेंट, क्वेश्चन में तो क्या रहेगा, सीधा लिखा रहेगा अनरियलाइज रेंट, बस बात खत्म। बट वो होता कैसे वो भी समझना है। अनरियलाइज रेंट का मतलब ये नहीं है मैंने मांगा उसने नहीं दिया, कुछ नहीं करा मैंने, अपनी प्रॉपर्टी खाली करवा लो उससे, सामने वाले से। वो किराया दे नहीं रहा 5 महीने से, अनरियलाइज हो रहा है, और हम अभी तक हमने घर खाली भी नहीं कराया, ऐसा नहीं होना। घर पूरा उससे क्या करा लेना है बच्चों, अपना खाली करा लेना है। ठीक है, अपना घर पूरा खाली करा लेना है। और डिफॉल्टिंग टेनेंट नॉट इन ऑक्यूपेशन ऑफ एनी अदर प्रॉपर्टी, वो हमारी किसी और प्रॉपर्टी में ना हो। द एसएससी हैज टेकन और रीजनेबल स्टेप लीगल प्रोसीडिंग फॉर द रिकवरी ऑफ द अनपेड रेंट और सेटिस्फाई द असेसिंग ऑफिसर, द लीगल प्रोसीडिंग वुड बी यूजलेस। कहता है कि रीजनेबल स्टेप लेने, लीगल प्रोसीडिंग भी कर लेनी है, या फिर दूसरा ऑप्शन है असेसिंग ऑफिसर से बात करो और उसको सेटिस्फाई कर दो, फिर लीगल एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एसएससी कहता है हाँ अनरियलाइज है, दैट इज ओके। ठीक है, एक पॉइंट और था, डी पॉइंट लिखें, डी पॉइंट और लिख लो, जो हमारा टीनेंसी है मस्ट बी बोनाफाइड। ठीक है, टीनेंसी इज बोनाफाइड, बोनाफाइड होना चाहिए मतलब जेन्युइन होना चाहिए। टीनेंसी क्या होना चाहिए हमारा, बोनाफाइड होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। सच में कोई रेंट पे था, लीगल था, कुछ इलीगल एक्टिविटी नहीं थी। बोनाफाइड मतलब जेन्युइन आपने रेंट पे दिया था, ऐसा नहीं है फैक्ट्री किसी को रहने के लिए दे दिया था, या आपका रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी किसी को कमर्शियल यूज के लिए दिया था, या इलीगल एक्टिविटी के लिए रेंट पे दिया था, कुछ गलत नहीं करा हुआ होना चाहिए आपने। ठीक है, तो इस तरह से रूल 4 हैं जो सेटिस्फाई करनी चाहिए कंडीशन। अच्छा ठीक है, आज मुझे 12 महीने का किराया नहीं मिला, सिर्फ 10 महीने का किराया मिला, कोई बात नहीं, 2 महीने का फ्यूचर में, क्या पता 10 साल बाद दे दे, 5 साल बाद दे दे। तो एक टॉपिक ये भी अपने पास देखें, इफ एनी पर्सन रिकवर अनरियलाइज्ड रेंट इन सब्सिक्वेंट ईयर आर कंसीडर टू इनकम ऑफ द एसेसी इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। आज रेंट नहीं मिला, क्या पता इनकमिंग फ्यूचर में कभी ना कभी उसकी अकल आ जाए किराएदार की, वो क्या करे, आपको रेंट दे दे वापस। अगर रेंट बच्चे वापस दे जाता है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम मान लेते। मान लो किसी अपने पास एक किराएदार था भाई, 2016 में उसने मेरे 40,000 रुपए नहीं दिए, आज 2023 में कहता है सर ये लो 40,000, इस पे इंटरेस्ट भी लो 5,000, पता नहीं किस हिसाब से इंटरेस्ट लगा रहा है, दे रहा है 45,000 वो दे गया। इन फ्यूचर जब कभी भी रिकवरी होती है तो उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम मान लेते हैं, ओके। और ये 5,000 रुपए जो है, 5,000 रुपए और कुछ है, 5,000 क्या है अब ये देखो, इंटरेस्ट मिला है, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कंसीडर करना है। क्या करना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कंसीडर कर लेना।
ओके, इतनी बात आई समझ में। इफ एनी इंटरेस्ट इज आल्सो रिसीव इट विल बी कंसीडर्ड टू इनकम ऑफ द एसएससी अंडर द हेड अदर। सो 10% और 30% ऑफ अनरिलाइज रेंट शैल बी अलाउड, मतलब 30% फ्यूचर में जो कुछ भी रिकवर होगा, ठीक है, वो अलाउड होगा। एक बात और लिख लो, ठीक है, एक और लिख लो, एनी एक्सपेंस, एनी एक्सपेंस ऑन लीगल प्रोसीडिंग, legal proceeding, it will not allowed, it will not allowed। अगर बच्चों आपने रेंट रिकवर करने के लिए, रेंट को रिकवर करने के लिए, रेंट रिकवर करने के लिए कोई भी खर्चा किया है, लीगल प्रोसीडिंग केस किया है उसके ऊपर, ठीक है, वो सारे खर्चे नहीं अलाउड होंगे 30 ऑलरेडी, और कोई खर्चा आपको अलाउड नहीं किया जाएगा। बस ये है। देखें एक बार क्वेश्चन बेटर, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, फेयर रेंटल वैल्यू 80,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 70,000, स्टैंडर्ड रेंट 65,000, म्युनिसिपल टैक्स पेड 1,40,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया है हमने 50,000 रुपए का, रेंट रिसीव होता है 70,000 एक्चुअल रेंट, ठीक है। तो पहले तो जीएबी कंप्यूट करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फेयर रेंट है 80,000 इंटू 12 कर लेते हैं, तो अपने पास फेयर रेंट है 80,000 इंटू 12, 9,60,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 8,40,000, अपने को मिला 9,60,000। 100 से कंपेयर करते हैं 65 इंटू 12, 7,80,000 बच्चों। ये तो लोअर है, 7,80,000 को हम सेलेक्ट करेंगे, 7,80,000 सेलेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल रेंट कितना है, एक्चुअल रेंट की बात करूँ तो 70,000 इंटू में 12, 8,40,000। लास्ट में क्या लेते हैं हम, हायर लेते हैं, वैकेंट वगैरह कुछ नहीं है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे जीएबी। जीएबी कितना, 8,40,000। हायर लोअर हायर, माइनस म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ऑनर होना चाहिए, तभी लेस कर सकते हैं। 1,40,000 दिस वन, 1,40,000 माइनस एनएवी आ जाएगा, एनएवी आएगा। ऊपर हेडिंग डाल देना बच्चों इसमें, जब आप सॉल्यूशन करें ना तो लिखें प्रॉपर, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, इस तरह से 7 लाख रुपए। 7 लाख में से अब क्या क्या लेस करना है, एनएवी में से क्या क्या लेस करते हैं, अगर याद हो आपको अच्छे से, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करते हैं अंडर सेक्शन 24 वाली, 24A वाली एट द रेट 30%, और फिर 24B वाली भी लेस करते हैं। ट्रस्ट लोन भी अलाउड होता है अंडर सेक्शन 24B में, ये होता है 24A में। ओके, नो प्रॉब्लम। 30% 7 लाख का मेरे बच्चों कितना होता है, 30% होता है 2,10,000 अलाउड है, घटा दो। इंटरेस्ट ऑन लोन भी है, वो भी घटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 रुपये, ठीक है, 50,000 रुपये हमने घटा दिया। कितना आया, 7 लाख में से 2,10,000 घटा दिए और 50,000 भी घटा दिए, 7 लाख माइनस 2,10,000 और 50,000, 4,40,000। करंट ईयर की हाउस प्रॉपर्टी इनकम आ गई 440। पिछले सालों में कुछ पीछे पीछे के साल हैं जो हमारे, उस दौरान हमारा कुछ रेंट डूब गया था जो नहीं मिला, अभी रिकवर हुआ, ठीक है। अनरिलाइज रेंट क्या हुआ है, रिकवर हुआ है, उसको भी इसी में ऐड कर ले, इसी फॉर्मेट में ऐड कर लेना है। रिकवरी ऑफ अनरिलाइज रेंट कितना हुआ है, 80। स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा सकते हैं यहाँ पर, 30% अलाउड है, वो घटाएंगे 24,000। तो 80,000 में से पहले मैं 24,000 घटा दूं बच्चों, कितना आएगा ये, 56,000, ठीक है। अब आ गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रोडक्ट, तो पहले नॉर्मल क्वेश्चन की तरह करना है, पहले जीएबी माइनस म्युनिसिपल टैक्स, एनएवी, एनएवी में से 30% इंटरेस्ट ऑन लोन, अनरिलाइज रेंट है तो उसको जोड़ेंगे, लेकिन 30% उसमें से भी अलाउड होगा मेरे बच्चों, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ जाएगा 4,40,000 प्लस 56,000, 4,96,000। टैक्स निकालो इस पे फटाफट,
किसी पर्सन का इनकम है, कितनी आई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये लो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसमें, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है 496 जो भी निकाला हमने, कैपिटल गेन भी है उसको नॉर्मल, LTCG 112, 10 लाख, 4,96,000 पे निकालते तो नॉर्मल होता। ग्रॉस टोटल इनकम है उसकी 14,96,000, टैक्स निकालो बच्चों, टैक्स निकालो, इस पे कंप्यूट करो। आई होप याद होगा आपको कि टैक्स कैसे निकलेगा, ठीक है। इसका टैक्स निकालना है आपको, फिर मुझे व्हाट्सअप करना है, बताना है कि ठीक कितना निकाला है आप। 14,96,000 क्या है क्वेश्चन, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। इसका फोटो ले लेना, फोटो के साथ मुझे भेजना आपने कितना निकाला है क्वेश्चन। 4,96,000 हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे निकाली, आ गया। कैपिटल गेन कितना है 112, तुम्हें याद रखना है कि टैक्स कितना लगता था, याद दिलाऊं सारा एक बार। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है 112 वाला, ए वाला, और LTCG 112 ना, फिर STCG था 111, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए वाला कौन था, शेयर वाला। 112 में 1 लाख रुपए पहले माइनस, फिर 10%, इस पे 15%, इस पे फ्लैट 20%, नॉर्मल, ये नॉर्मल इनकम है। कुछ इस पे कैजुअल इनकम आ जाए तो टैक्स का रेट क्या था बच्चों, 30%। ओके सर, ये बात आ गई याद। कैजुअल इनकम आ जाए तो कितना है, 30। अगर स्पेशल इनकम है हमारे पास तो मैक्सिमम सरचार्ज का रेट कितना है, 15%। विद डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज रेट कितना था, 15%। वो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसको अगेन देख लेना एक बार और सारा। 10 वीडियो डाली वही है, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 की 10। उस टाइप के क्वेश्चन जितने मर्जी कर लो, वो हर चैप्टर में आता रहेगा, ठीक है। चलिए अब इसको नोट करें, पहले तो अपना काम करो इसको नोट करने का। डन, ठीक है, तो ये टॉपिक डन। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन, चलो वन मोर क्वेश्चन बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं कुछ और चीजें साथ में, ठीक है। आपको फेयर रेंट गिवन है पर मंथ 12,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन गिवन है 13,000, स्टैंडर्ड रेंट पर मंथ 14,000, एक्चुअल रेंट पर मंथ 9,000, और यहाँ अनरिलाइज रेंट ले लेते, अनरिलाइज चलो छोड़ो। वैकेंसी है 1 मंथ, वैकेंसी कितना है 1 मंथ। जीएवी बताओ कितना, जीएवी निकालना आ गया, अपना काम हो गया। जीएवी निकालने के लिए सर सबसे पहले फेयर रेंटल वैल्यू चाहिए, 12,000 इंटू में 12, 1,44,000। फिर हमें म्युनिसिपल वैल्यूएशन चाहिए 13,000 इंटू में 12, 1,56,000। इन दोनों में से क्या लोगे बच्चों, इन दोनों में से सर लेंगे हायर वाला, लेंगे हायर वाला। 156 सेलेक्ट कर लिया। स्टैंडर्ड रेंट देखते हैं 14,000 है, उसको भी इंटू कर लेते हैं 12 से, इतना आ गया 1,68,000। अब एक्चुअल रेंट में जब देखूंगा, इन दोनों में से लोअर ले लो, बताओ कौन सा लोगे, 1,56 या 1,68, 1,56 सर, कौन सा लेंगे, 1,56, ठीक है। एक्चुअल रेंट की अगर हम बात करें, रिसीव या रिसीवेबल 9,000 रुपए, अगर वैकेंट है 1 महीने तो किराया कितने महीने का मिलेगा, तो 9,000 इंटू में 11, 90 कितने का मिलेगा, 99। अब बताओ जीएबी कितना होना चाहिए, सर वैसे तो 156 लग रहा है, कितना लग रहा है, 156, ये सेकंड वाला, यही था ना एक्सपेक्टेड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट कितना आया था 156, तो क्या इसी को जीएबी मान ले। चेक करके देखते हैं, वैकेंसी होती है तो चेक करते हैं। अगर किराया 12 महीने का मिलता तो क्या एक्चुअल रेंट जीएबी बन पाता, 1,08,000, फिर भी नहीं बन पाता। छोड़ो, मतलब ये बंदा झूठ बोल रहा है, 9,000 कम बता रहा है, इसकी बात गलत है। अगर ये बन जाए तो इसकी बात मान ले, नहीं बने तो नहीं, नहीं बन रहा ना, 1,08,000 कहाँ बन रहा है जीएबी, 156 विल बी कंसिडर एट जी, 1,56,000।
एक तो मैंने आपको ये बताया, ठीक है। चलो अब दूसरा केस लिखो, तो ले लेते हैं 10,000, ठीक है। और क्या आ गया, 12,500। एक्चुअल रेंट है 11,000। वैकेंसी 2 महीने है, सॉरी अनरिलाइज रेंट है इस बार। अब बताओ क्या करो, अब निकालो जी, एक बार खुद से निकाल के देखो पहले, ये भी खुद से निकाल के देखो यहाँ। अब आप बच्चों जी भी निकालोगे तो कैसे करोगे इसमें, 13,000, 12,000, 12,500। पहले इसको इंटू कर लो 12 से, फेयर रेंटल वैल्यू निकालो 12 महीने की सेकेंड सिचुएशन में। तो 13,000 इंटू में 12, 1,56,000। और म्यूनसिपल वैल्यूएशन हो गया 144। स्टैंडर्ड रेंट भी देख लेते हैं, 12,500 इंटू में 12, 1,50,000। अब बताओ क्या करें, पहले तो ऊपर में से हायर लेना है 156, इसके साथ देखेंगे तो लोअर लेंगे। एक्सपेक्टेड रेंट हमें मिल गया, एक्सपेक्टेड रेंट हमें रिसीव हुआ कितना, 1,50,000। एक्चुअल रेंट देखते हैं, 9,000 रुपये। एक्चुअल रेंट 11,000 है ना, इधर 11,000। 2 महीने तक अनरिलाइज है, तो 11,000 इंटू 10, 1,10,000। बताओ जीएवी किसको, क्या स्पेशल ट्रीटमेंट है, नहीं है। जीएवी किसको मान लेंगे हम, एक, कुछ नहीं चेक करना, जीएवी कितना आ जाएगा, 1,50,000। फिर से वही पार्ट, ठीक है। जीएवी कितना आ गया, 1,50,000। ठीक है, समझ आ गया ये। जीएवी कितना आएगा ये हमने देख लिया, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ बच्चों में यहाँ पर थर्ड, ठीक है। इसका जीएवी हमने निकाल लिया, एक और लिख रहा हूँ। फेयर रेंट आपको दिया है 18,000, फेयर रेंट आपको दिया है 18,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दी है 20,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन दी है 20। स्टैंडर्ड रेंट में आपको दे देता हूँ 19,000, इसको देते हैं एक्चुअल को 19। अनरिलाइज रेंट और वैकेंसी दोनों दे देते हैं। अनरिलाइज रेंट है 1 मंथ, 1 महीने का रेंट हमें नहीं मिला। वैकेंसी है 3 मंथ। अब निकालो ईवी कितना आएगा, कंप्यूट करके देखो, करके देखो कितना आ रहा है बच्चों इसका। कैसे करोगे इसको, इंटू कर लो 12 से, पहले इंटू कर लो 12 से, खूब इंटू कर लो 12 से। 18,000 इंटू में 12, सर 2,16,000 फेयर रेंट। 20,000 इंटू में 12, 2,40,000। सेलेक्ट कर लो किसी एक, हायर को सेलेक्ट करते हैं। 19,000 इंटू 12, 2,28,000। अब लोअर लेना होता है तो हम ये लेंगे 2,28,000। दिस इज अवर एक्सपेक्टेड रेंट। अब चलते हैं अपने एक्चुअल रेंट के पास, 19,000 रुपए। 3 और 1 4 महीने का किराया नहीं मिला, तो मिला होगा 12 में से 4 महीने का किराया तो नहीं मिला, 8 महीने का मिला हुआ। एक्चुअल रेंट देखा हमने 19,000 इंटू में 8, 1,52,000। अब बताओ इसमें से लेते हैं हम हायर, क्या लेते हैं, हायर लेते हैं। बच्चों हायर तो आती है जी भी यहाँ पर, ठीक है। बट अनरिलाइज रेंट के लिए कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है। चेक करो, इफ देयर इज नो वैकेंसी, अगर वैकेंसी नहीं होती तो क्या होता। वैकेंसी कितने महीने है, 3 महीने। मैं कह रहा हूं अगर वैकेंसी नहीं होती, इसको छोड़ दो, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर वैकेंसी नहीं होती तो किराया मिलता 11 महीने का, 1 महीने का तो अनरिलाइज है ही। अगर वैकेंट नहीं होता 3 महीने, तो 3 महीने का किराया और मिलता। अभी कितने महीने का मिला है, सिर्फ 8 महीने। अगर वैकेंट नहीं होता तो 11 का तो मिलता ही। तो 19,000 इंटू में 11, जैसे उसमें करते थे वैकेंट वाले में, वैसे करके देख लो, 2,09,000।
अभी भी कम है, ये तो अभी भी कम है, तो इसकी बात नहीं सुननी हमें। जीएबी किसको बनाएंगे हम, 1 लाख, सॉरी 2,28,000 को जीएबी मान लिया जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है तो, ठीक है। यहाँ चेक करके देख लोगे, वैकेंट को चेक कर लेंगे, अनरिलाइज को चेक नहीं। अब ये वैकेंसी को भी, वैकेंसी भी तो वैकेंसी का बेनिफिट भी नहीं मिला और अनरिलाइज का भी नहीं मिला, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे केस जिसमें हमने जीएबी निकालना ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। अब इसी से रिलेटेड को क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने यही किया था, ठीक है। जीएबी निकालना सीखा था जब अनरिलाइज्ड रेंट हो और वैकेंट हो। जब अनरिलाइज्ड रेंट हो बच्चों और वैकेंट हो, उस केस में कैसे निकालते हैं, अनरिलाइज्ड रेंट और वैकेंट के साथ जीएबी कैसे कैलकुलेट। अब आगे का पार्ट देखते हैं, चलिए जी। हाँ, एक क्वेश्चन और, वन मोर क्वेश्चन। फेयर रेंट 90,000, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 70,000, स्टैंडर्ड रेंट है फिर 76,000, एक्चुअल रेंट है मेरे बच्चों 80,000, म्युनिसिपल टैक्स 20,000, इंटरेस्ट ऑन लोन है फिर 30। ठीक है, अनरिलाइज रेंट नहीं मिला, अनरिलाइज हो गया रेंट 3 महीने का, बैड डेट हो गया रेंट, बैड डेट हो गया बच्चों 3 महीने का रेंट आपको नहीं मिला। फिर लिखा हुआ है वैकेंट है प्रॉपर्टी 2 महीने की, सेम केस। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या। सबसे बड़ी बात इसके सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम जीएवी कंप्यूट कर लें, वो बड़ी बात है हमारी। जीएवी आ गई तो काम बन जाए। चलो जी, फेयर रेंट वैल्यू 12 महीने की पूरी लेनी है। सबसे पहले आपको स्टेप लिख के दिखाना है, जब आप एग्जाम में करेंगे ना, बेस्ट प्रेजेंटेशन देनी है जीएवी कैलकुलेशन की। हमने फेयर रेंट लिखा, फिर म्युनिसिपल लिखा, फिर लिखेंगे कंपेयर फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड सेलेक्ट हायर। इस तरह से स्टेप को लिख कर दिखा दो वहां पर। तो फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन, वो लाइन भी लिख दो कि कंपेयर, वी कंपेयर नाउ फेयर रेंटल वैल्यू एंड म्युनिसिपल वैल्यूएशन एंड सेलेक्टेड हायर ऑफ दैट। 90,000 इंटू में 12, 10,80,000, और 70,000 फिर इंटू में 12, 8,40,000। फिर स्टैंडर्ड रेंट के पास चलते हैं। स्टैंडर्ड रेंट है हमारा 76,000 इंटू में 12, 9,00,000। चलो जी, पहले तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यूएशन में से हायर लेते हैं, तो फेयर रेंट सेलेक्ट हो। अब फेयर रेंट और स्टैंडर्ड रेंट में से लेना है लोअर, ले लो। 10,80,000 और 9,12,000 में से तो लोअर यही दिख रहा है, ये बन जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बन जाएगा बच्चों, एक्सपेक्टेड रेंट। अब चलते हैं एक्चुअल रेंट के पास। 3 महीने का किराया लेकर भाग गया किराएदार, नॉट रिसीव। 2 महीने, ये 3 महीने का तो किराया मिला ही नहीं। 2 महीने घर खाली पड़ा है, हाउस इज वैकेंट। हाउस क्या है हमारा, वैकेंट है, कोई नहीं है वहां पर, नो बडी देयर। तो 5 महीने खाली हो गया, तो किराया एक्चुअली मिला होगा हमें 80,000 रुपए मिला भी होगा। तो कितने महीने का मिला होगा बच्चों बताओ। सर 12 में से 5 महीने नहीं मिला, तो 7 महीने का मिल गया होगा, 5,60,000। ओके, अब देखो, देखना मैजिक यहां पर क्या होगा। इफ देयर इज नो वैकेंसी, इफ देयर इज नो वैकेंसी, अगर वैकेंट नहीं होता तो किराया कितने महीने का मिलता। सर वैकेंट था वो 2 महीने, तो 2 महीने का और मिल जाता, 9 महीने का मिल जाता फिर 7 की जगह। भाई 3 महीने का तो वो देगा ही नहीं किराएदार, अनरिलाइज है ना, तो होता 7,20। कितना होता, 7,20। फिर भी वो एक्सपेक्टेड रेंट से तो कम है, एक्सपेक्टेड रेंट से कम है। तो जीएवी हम किसको मानेंगे, तो 9,12,000 को। देखा अनरिलाइज रेंट की वजह से क्या हो गया। अगर अनरिलाइज रेंट ना होता इस क्वेश्चन में, तो देखो क्या होता। अगर मैं इस लाइन को काट दूं, इसी क्वेश्चन में देखें, एक्सपेक्टेड रेंट हमने कितना निकाला एक बार, 9,12,000। एक्चुअली रेंट कितना मिलता मुझे, 80,000। ओनली वैकेंट होता 2 महीने,
तो किराया कितने महीने का मिलता मुझे? 10 महीने। मैं अनरिलाइज की बात ही नहीं कर रहा, अनरिलाइज की वजह से मेरा लॉस हो रहा है। देखो अनरिलाइज वैकेंसी को कैसे खा जाता है। देखें वैकेंसी का बेनिफिट मुझे मिलने वाला था वो नहीं मिला। अगर ओनली वैकेंट होता, ओनली वैकेंट होता, मेरा किराया लेकर नहीं भागा होता किराएदार, तो ठीक है, ये बात है, नहीं भागता। मैं कहता 80,000 इंटू में 10, 10 महीने का किराया मिला है, 8 लाख रुपए मिले, तो गवर्नमेंट कहती है उसमें क्या दिक्कत है? एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो हायर होता है वो जी। मैं कहता नहीं वैकेंट है, वैकेंट घर क्या है, खाली है, कितने महीने? 2 महीने। गवर्नमेंट कहती पूरा अगर तो इफ अगर तुम्हें 12 महीने का रेंट मिल जाता तो कितना होता? 960। मैं कह रहा था तुमसे ज्यादा आएगा, गवर्नमेंट कह रही है 912, मैं कह रहा हूँ 960। अगर 12 महीने का मिला होता तो मैं 960 बताता जी, भी पर नहीं मिला इसलिए तो बोल रहा हूँ 8। गवर्नमेंट कहेगी अग्रीड, तुम सच बोल। ये भी क्या मानते? 8 लाख। अगर ओनली वैकेंट होता, अनरिलाइज नहीं। अब अनरिलाइज होने की वजह से मेरा 3 महीने का किराया और नहीं मिला, और जी भी कितना ले रही है गवर्नमेंट? 9,12,000। डिफेक्टेड लॉ, बट है तो करना पड़ेगा ऐसे, ठीक है। अनरिलाइज का भी वैकेंसी जैसा बनना चाहिए था, बट नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जीए भी आया 9/12। क्या करा बच्चों हमने? यहाँ पर कुछ नहीं करना, सिंपल 3 और 2 5 महीने का रेंट नहीं मिला तो कितने महीने का मिला होगा? 7 महीने, 5,60,000, ठीक है। अगर वैकेंट नहीं होता तो 9 महीने का मिलता, 3 का तो है ही यूआर, 7 20, तब भी नहीं बन रहा इससे ज्यादा। ये भी 9,12,000, ये भी आ गया अपना। अब कहाँ पे सॉल्व करें इसको? चलो इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं, ये हटा दो ये पार्ट, ठीक है। किसी को नोट करना हो तो स्टॉप करके नोट कर ले, ठीक है। वापस तो चलते हैं अपने सॉल्यूशन के पार्ट पर। ग्रॉस एनुअल वैल्यू जीएवी है हमारी 9,12,000, माइनस करो इसमें से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय द ऑनर। 20,000 रुपए म्युनिसिपल टैक्स पे कर दिया, 9,12,000 माइनस 20,000, 8,92,000 एनईवी आ गया। नेट एनुअल वैल्यू लेस करो इसमें से बच्चों 30% ऑफ एनएवी अंडर सेक्शन 24A, ठीक है। अंडर सेक्शन 24A का 30% करो, 2,67,600। अब क्या करना है? एनएवी आ गया, इंटरेस्ट ऑन लोन भी माइनस कर दो बच्चों 24B में, अंडर सेक्शन 24B। सेक्शन भी लिखें ताकि याद अच्छे से रहे। 30,000 था ये, देखें कॉर्नर में कितना है ये? 30,000, तो ये दोनों लेस कर दो। आगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बच्चों कितना आएगा? 8,92,000 माइनस 30% और 30,000, ठीक है। 5,94,400 रुपए की इनकम। टैक्स निकाल के बताओ इस पे कितना आएगा? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स निकालो जल्दी से, कैलकुलेटर चलो। 5,94,000 पे टैक्स कितना आएगा? टैक्स ऑन 5,94,400, फिर इसमें से 5,94,400 माइनस 5,94,400 पे तो 20% है ना, 5 लाख से ऊपर 20 होता है, और 12,500। इतना ही आ रहा है क्या बच्चों? कुछ और आ रहा हो तो मुझे मैसेज करना, ठीक है। प्लस 4% HEC, 4%, 1255.2, ये हो गया बच्चों 32,635.2, ठीक है। तो ये निकल के आ गया, इसको राउंड ऑफ कर देंगे 288B में। सेक्शन कौन सा लगेगा? 280B। अब ये राउंड ऑफ कर दिया, ये टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपको मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो खुद से प्रैक्टिस करना है। सेकंड केस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी लिख लो,
5,94,400, साथ में लिखें LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेक्शन 112 40 लाख, और लिखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 30 लाख, और कैजुअल इनकम 25 लाख। इस पे टैक्स निकालना है आपको, कंप्यूट करना है टैक्स। क्वेश्चन लिख लो इसको, इसका टैक्स निकाल के मुझे बताओगे कितना टैक्स आया, ठीक है। तो यहां तक कर लेना, फिर बाकी करते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। चलिए, काफी सारी चीजें हो गई, अब यहां तक की पहले अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे।